संवाद में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं नीरज। वर्ष 2025 में एस स्वामीनाथन का जन्म शताब्दी का वर्ष है। भारत का खाद्य संकट का हरित क्रांति से पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा तथा देश खदानों के लिए अमेरिका पर निर्भर था तथा पब्लिकली लॉ PL 480 योजना के तहत गेहूं का आयात करता था। इससे सीप टू माउथ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका अर्थ था कि लोगों को भोजन तभी मिलता जब अनाज के जहाज आते थे। अकाल और खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति 1943 के अकाल की नीति निर्माताओं का यह समझा दिया कि खाद्य सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। राष्ट्रपति लिंडन V. जॉनसन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए अक्सर जानबूझकर अनाज की खेप में देरी की। उदाहरण के लिए वियतनाम युद्ध पर भारत के रुख को प्रभावित करने के लिए कई सारा विचार था। भारतीय गेहूं को किस्मों को डंडल लंबे एवं और कमजोर होते थे। किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए आर्थिक उर्वरक का प्रयोग किया तो अनाज भारी हो गया, जिससे डंडल झुक गया और फसल गिर गई, जिससे अंततः फसल खराब हो गई। एस स्वामीनाथन ने शुरू किया आनुवांशिक परिवर्तन और उत्परिवर्तनों को प्रेरित करने के लिए बी किरण का उपयोग करके एक मजबूत डंडल वाले गेहूं की किस्म को विकसित करने का प्रयास किया। यह प्रयोग असफल साबित हुआ, जिससे यह महत्वपूर्ण सबक सामने आया कि असफलता वैज्ञानिक नवाचार और प्रगति का एक अंतर्निहित हिस्सा है। बौने गेहूं की खोज 1958 में एक जापानी वैज्ञानिक स्वामीनाथन को नोरिक 10 के बारे में बताया, जो जापान में विकसित एक बौनी गेहूं की किस्म थी। इस किस्म का तना छोटा और मजबूत था, जो बिना झुके भारी अनाज को संभाल सकता था। नॉर्मन बोरलॉग स्वामीनाथन ने पाया कि नई किस्म की संयुक्त राज्य अमेरिका ले गया था। यहाँ एक बीज प्रजनन इस पर कार्य कर रहा था। प्रजनन ने स्वामीनाथन को बताया कि वह शीतकालीन किस्म विकसित कर रहा है जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैक्सिको ने नॉर्मन बोरलॉग एक अलग किस्म विकसित कर रहे थे जो शायद कार्य कर सकते थे। भारत के अनुकूल स्वामीनाथन बोरलॉग और अपने मैक्सिको बीजों की एक छोटी मात्रा भारत भेजने के लिए राजी करने में सफल रहे। इन बीजों में अच्छा प्रदर्शन किया और स्वामीनाथन बोरलॉग को भारत आने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे ताकि इन किस्मों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के तरीकों पर चर्चा कर सके। हरित क्रांति वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मैक्सिको और अंततः भारत में यह दर्शाती है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाव नहीं है, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को अपनाते हुए विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं का साथ सहयोग करने की क्षमता है। स्वामीनाथन द्वारा किए गए कई प्रयास। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था 1960 में बोरलॉग के आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन नियंत्रण भेजने के लिए आवश्यक नौकरशाही अनुमोदन प्राप्त करने में 2 साल तक अधिक समय लग गया और बोरलॉग मार्च 1963 में भारत पहुंचे। 1964 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि को प्राथमिकता दी और C. सुब्रमण्यम की कृषि मंत्री नियुक्ति की, जहां स्वामीनाथन ने बताया कि उन्होंने नए बीजों की पहचान कर ली है जो समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन मंत्रालय आवश्यक परीक्षणों के लिए धन उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। सुब्रमण्यम को तुरंत सहायता प्रदान की गई, जो एक निर्णायक कदम था जो महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि उस बैठक में वरिष्ठ वैज्ञानिकों का विचार अभी तक दर्ज नहीं कराया गया।
जटिल तकनीकों और मुद्दों से निपटने में राजनीतिक नेतृत्व को अपने विचार व्यक्त करने के लिए सामान्य नौकरशाही पर निर्भर रहने के बजाय सीधे तौर पर इसमें शामिल वैज्ञानिक तकनीकी लोगों की बात सुननी चाहिए। 18,000 टन बीज आयात करना पड़ा, जो इतिहास का सबसे बड़ा बीज शिपमेंट था। इसकी विदेशी मुद्रा लगभग 5 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा जारी करने में अनिच्छुक था। योजना आयोग के नए बीजों का प्रभावशीलता पर संदेह था। वामपंथियों ने इस कदम को विरोध किया क्योंकि ये बीज एक अमेरिकी संस्थाएं रॉकफेलर फाउंडेशन के अनुदान के तहत विकसित किए गए थे। स्वामीनाथन ने शास्त्री जी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को पैदा करने के लिए राजी किया ताकि वे स्वयं देख सके कि नए गेहूं का कार्य प्रणाली कैसी है। शास्त्री जी को आश्रय किया गया और नए बीजों का आयात को विधिवत मंजूरी दी गई। दुर्भाग्यवश शास्त्री जी की जनवरी 1966 में देन हो गया, लेकिन अगली प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाली इंदिरा गांधी ने भी स्वामीनाथन को पूरा समर्थन किया। विचार एक निर्णय जाने में पूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिए, साथ ही सुधार को गुंजाइश रखने के लिए स्वतंत्रता के रूप में निगरानी की जानी चाहिए। हरित क्रांति की सफलता भारत में 1968 में गेहूं की प्रचुर फसल हुई। भारत में PLA 480 आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सक्षम हुआ। जल पर अत्यधिक निर्भरता और उर्वरक के उपयोग से पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न हुई। स्वामीनाथन ने, जो उस समय तक सरकार छोड़ चुके थे, हरित क्रांति को पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में सुझाव दिया, परंतु उन सुधारों को अभी तक लागू नहीं किया गया। आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन को कृषि उत्पादकता में गंभीर रूप से कम कर देगा। इन चुनौतियों को निपटने के लिए विज्ञान और नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 1960 के दशक मूलभूत उत्तरार्ध में भारत कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में चीन से आगे था। आज विश्व के शीर्ष 10 में से चीन के 8 कृषि अनुसंधान संस्थान शामिल हैं, जबकि भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 200 में भी नहीं है। अब भारत कृषि सकल घरेलू उत्पादक का केवल 0.43% अनुसंधान और विकास पर खर्चा करता है। चीन का अनुसंधान और विकास व्यय भारत से दुगना है। चुनौतियां केवल वित्त पोषण की ही नहीं है, बल्कि संस्थानों की गुणवत्ता की भी है। भारतीय अनुसंधान संस्थाओं को मेधावी वैज्ञानिकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए अधिक स्वायत्तता और मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है। अतीत में सफलता का एक प्रमुख कारक है M.A. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों का निर्णायकता बनने तक पहुंच थी। आज भी प्रभावशाली नीति को और शोध परिणामों के लिए इसी तरह से भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्वामीनाथन स्वायत्तता को मजबूत करना, योग्यता और आधारित विकसित सुनिश्चित करना तथा वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच अप्रत्यक्ष जुड़ाव को बढ़ाना